हमारे समाज में एक गड़बड़ हो रही है। हम बहुत सारे लोगों को हाइपोकॉन्ड्रिया के शिकार होते हुए देख रहे हैं। अभी एक ऐड भी चल रहा है फेसबुक पर, हाइपोकॉन्ड्रिया होने से बचे। तो हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब है कि आप अचानक ये लगता है मैं इस चीज़ का बीमार तो नहीं है, मुझे कैंसर तो नहीं है, मुझे ये तो नहीं हो गया, मुझे ये तो नहीं हो गया। मैंने उसको समझाने की कोशिश करी कि आप अब किस लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हो। तो इसके बाद ऐसा लगा कि जैसे मानो वो मुझसे ही गुस्सा कर रही है कि भाई तुम कौन होते हो लक्ष्य पूछने वाले। पता है इसका एक बड़ा कारण क्या हो रहा है। हमने अपने जीवन में जो बदलाव किया ना वो बड़ी तेज से किया है। जिन्होंने मुझे ये कहा कि तुम कुछ कर सकते हो, और ये भी याद है कि अगर गलती करिए तो कैसे थप्पड़ उन्होंने मारे, कैसे उन्होंने मुर्गा बनाया है। तो ये कहने का मतलब है कि इस चीज को हम थोड़ी देर के लिए लेते हैं। तो पहली चीज है कि जो आपके पास जो फाइबर है वह है आपके रेफरेंसेस से आता है, और रेफरेंसेस अगर आपके पास नेगेटिव है, पेनफुल है, और वहां पर कोई मीनिंग नहीं है, तो समझ लीजिएगा कि आपकी जो जो लाइफ है वहां पर भी आप कोई मीनिंग ज्यादा नहीं ढूंढेंगे। वहां पर एक मीनिंग तो मिल सकता है कि आप सिर्फ पावर सीकर बन सकते हैं। तो जो हमारे माइंड की जो गार्बेजिंग शुरू होती है वो बहुत पहले शुरू हो जाती है। आप ये समझिए कि 3, 4, 5 साल में जो चीजें घट रही है उसके साथ वहां से गार्बेज आना शुरू हो जाता है। जब भी आप अपने ब्रेन की सेल्स को रीजनरेट करना चाहें तो आपको पहला थॉट तो ये देंगे ये होती नहीं है, लेकिन 1990 में मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया कि हम इन ब्रेन सेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं और अपने जो माइंड का जो हमारा इश्यू है, गार्बेज है, उससे हम पीछा छुड़ा सकते हैं। इसे देखो और देखकर सिर्फ 30 सेकंड के लिए सोचो और अचानक आपकी बॉडी बता दे कि इसमें से ये चीज छोड़ दो। इतना कुछ आपकी बॉडी के पास इंटेलिजेंस है, इतना कुछ आपके ग्लैंड्स का जानते हैं। भैया कैसे काम चलेगा सोचिएगा। पहले आप कितनी चीजों को फॉरगिव करते थे जब आप एक उस माहौल में रहते थे। 4 लोगों ने 2 लोगों ने आपको कुछ 2 बातें कह दी, दूसरे के पास बैठकर आप हंस लिए। अब चक्कर यह है कि दुनिया तो आपको कह रही है कुछ ना कुछ, लेकिन कहां बैठकर हंसें। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में मैं बात करूंगा पावर ऑफ क्लटर इन योर माइंड। अगर आपके दिमाग के अंदर बोझ पड़ा है, कूड़ा पड़ा है, तो उसकी पावर कितनी है। जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो मैंने अभी अपना एक वर्कशॉप पूरा किया है जिसमें बहुत सारे लोग थे। उसी का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब मैं बात करता हूं वहाँ पर यूथ की, तो मैं देखता हूं कि जो हमारा यूथ है वो पूरी तरह से कई बार डिस्टर्ब है, कंफ्यूज्ड है कि उसे क्या करना है। उसे ये नहीं मालूम है कि उसके गोल क्या होने चाहिए, और अगर गोल पता है तो उस गोल को पूरा करने के लिए उसके पास मोटिवेशन की कमी है। कई बार वो मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुनता, अच्छी बात है। कई बार वो अपने गोल को रिन्यू करता, ये भी अच्छी बात है, लेकिन वह कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा है, ऐसा वो बताते हैं। अगर हम थोड़ा सा और आगे को बढ़ें तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको डॉक्टर ने बताया है कि वो पूरी तरह से ठीक है पर वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। मेल की बात करते हैं अगर पार्टनर की, तो वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है पर हम बेसिकली आई एम नॉट बिकमिंग अ फादर, या फिर वो ये कहते हैं कि उनको स्पर्म काउंट जो है वो डाउन है। और हम आगे बढ़ते हैं तो मैं पाता हूँ कि वहाँ पर कुछ एंटरप्रेन्योर हैं, कुछ बिजनेस पर्सन्स हैं, वो अपने गोल्स को पूरा नहीं कर रहे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो बहुत सारी बीमारियों को आकर्षित कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में बीमारियों का आना जैसे एक स्वाभाविक है, ये तो होना ही है, हमने ये मान लिया है। और आगे बढ़ते हैं तो हम अपने सीनियर सिटीजन्स को देखते हैं जहाँ पर बीमारियाँ आ रही हैं, अल्जाइमर जैसी, डिमेंशिया जैसी, भूलने की बीमारी आ रही है। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि साहब मेरे घर में एक सीनियर सिटीजन है, वो इस तरह से भूलने लगे हैं एट द एज ऑफ 70 के उनको पता ही नहीं रहता है कि वो कहाँ पर हैं। ठीक है ना, उनको गुस्सा बहुत आता है, अल्जाइमर के सिम्टम्स आने लगे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं तो ऐसा क्या हो रहा है जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, आज गट की भी बात कर सकते हैं, माइंड की भी कर सकते हैं, दोनों की भी कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे बिल्कुल प्रिसाइजली कि माइंड में क्या होता है। और हम बात करेंगे कि आपको अपने सबकॉन्शियस को आज डीक्लटर करना होगा। डीक्लटर का मतलब है कि आपके पास जो बेकार का कूड़ा पड़ा है आपके मस्तिष्क में, उसे हटाना होगा। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, अगर हमारे पास क्लटर है तो वो क्लटर बेसिकली क्या है, ठीक है ना, वो क्या है, यह कि हमारा वाट क्लियर होना चाहिए, वो हमारे पास क्या है, क्लटर है। दूसरी बात, हमारे पास जो क्लटर है उसे बेसिकली पैदा कैसे हुआ, ये हाउ इट जनरेटेड और हाउ इट गोट इनटू आवर माइंड, यह कैसे हमारे माइंड में गया है, कहाँ गलती हो जाती है। और अगर आप एक पेरेंट हैं या होने वाले पेरेंट हैं, एक वुड बी मदर हैं, तो ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप
अपनी जनरेशन को आगे जब बढ़ा रहे होंगे, बड़ा कर रहे होंगे, तो अब बहुत सारे ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें आपको संभल जाना चाहिए। ये मेरी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव चेतावनी है आपको। जब मैं बहुत सारी मदर से बात करता हूँ तो मैं पता चलता है कि 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, उसे डायबिटीज़ 1 हो गई है, या फिर वो मोटा होता जा रहा है, या उसको एलर्जीज़ हो गई हैं, उसका पेट खराब रहता है। एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में चल रही है कि बच्चों को गुस्सा बहुत आ रहा है, वो अपने माता पिता की नहीं सुनते हैं, और थोड़ा सा बच्चे बड़े होते हैं तो वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि मोबाइल में लग जाते हैं, उससे बाहर ही नहीं आ पाते। और थोड़ा सा बड़े होते हैं तो वो रात को जाग रहे हैं, रात को डिफरेंट साइट से पैसा खाना मंगा रहे हैं, उन्हें ये नहीं मालूम है कि वो क्या खा रहे हैं, उन्हें ये नहीं मालूम है कि जिस खाने को वो स्वाद के कारण खा रहे हैं उनके ब्रेन को वो कितना नुकसान दे रहा है, उनके गट को कितना नुकसान दे रहा है। और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं तो इन 2-3 चीज़ों को आप समझना शुरू करें। ये क्या है, ये कैसे पैदा होते हैं, और फिर आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि इसको कैसे आप डीक्लटर करें अपने आप को। ये वीडियो यहाँ पर जाकर ख़त्म होगी कि डीक्लटर कैसे करें। अगर हम डीक्लटर नहीं करेंगे तो बेसिकली जो मेरे सामने प्रॉब्लम आती है बच्चों की कि साहब मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, मैं कौन सी टेक्निक लगाऊं, और मैं उनसे कैसे बताऊं कि एक टेक्निक यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि भाई माइंड की एक टेक्निक कुछ ऐसी होगी कि जिस तरह से हमने डिस्प्रिन खा ली तो ठीक हो जाओगे। कई बार वुड बी मदर्स हमसे कहती हैं कि जी हमें 5 साल हो गए, कंसीव नहीं कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो मैं कौन सी टेक्निक लगाऊं। समझ में नहीं आता है कि उन लोगों को कितना शॉर्टकट का करने की आदत पड़ गई। बस उन्हें एक टेक्निक बता दो और वो ठीक हो जाएं। और जब मैं उनसे कहता हूं कि कुछ अपने लिए कमिटमेंट करिए तो उन्हें कहते हैं कितना टाइम लगेगा, मानो उन्हें कहीं दौड़कर जाना है। मैं उस आदमी को के बारे में सोचता हूं जिसको समझ लीजिएगा जिसका ब्रेन डिजनरेट हो रहा है, और जब वो ये कहता है कि कितना टाइम लगेगा, मैं कहता हूं भाई अगर इस टाइम को तू अपना ब्रेन बचाने के लिए नहीं लगा रहा है तो तुम्हारे पास है ही कहाँ टाइम। आपको पूरी तरह से कमिटेड होना पड़ेगा अपने अपने पैटर्न को। और हम जो बेसिकली जो हमारे जो गार्बेज है, जो हमारा क्लटर है, वो कहाँ से पैदा होता है। सबसे पहली बात यहाँ पर देखते हैं कि वो कहाँ से होता है। पहली चीज़ है जब आप क्लटर को इकट्ठा करते हैं तो वो है आपका बेसिकली पास्ट। दूसरा कहाँ से है, वो है आपका प्रेजेंट, यानी कि इस मोमेंट में, ठीक है ना। ये 2 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जहाँ से आपको ये क्लटर मिलता है। पास्ट में भी कहाँ मिलता है, नंबर 1 आपके पास कुछ एक ऐसी इवेंट्स होती हैं जो बेकार की पड़ी होती हैं, यहाँ से हम रेफरेंस बना लेते हैं, क्योंकि हर इवेंट आपके लिए एक रेफरेंस बनाती है। ठीक है, मान लेते हैं आपने पढ़ने की कोशिश करी और आपसे नहीं पढ़ा गया, आपने बड़ी मेहनत करी लेकिन, और आप ये मान रहे थे कि आप टॉप कर सकते हैं अपने स्कूल को बचपन में, लेकिन आपसे टॉप नहीं हुआ, और उस टाइम आपको बता दिया गया कि तुम इस लायक नहीं हो, और वहाँ से आपको एक थॉट आ गया कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, और वो थॉट आपके साथ बड़ा होता चला गया क्योंकि उसे कुछ एक रेफरेंसेस मिल गए। जब मैं बार बार कहता हूँ ना कि जिस चीज़ को आप मानने लगते हैं उसी के रेफरेंसेस आपकी लाइफ में आने लगते हैं। मान लेते हैं आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझसे बचपन में कुछ नहीं हुआ, मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो जब आप बड़े हुए तो आपने कोई एग्ज़ाम दिया, बैंक क्लरिकल का एग्ज़ाम था, एनडीए का एग्ज़ाम था, सीडीएस का था, वो भी आपसे पास नहीं हुआ। फिर आप आगे और कुछ करने लगे, और एक दिन आपके बॉस ने भी आपसे कह दिया यार तुमसे कुछ नहीं होगा। फिर आपकी शादी हो गई, एक दिन आपके पार्टनर ने भी बोल दिया आपसे कुछ नहीं होगा। एक दिन आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे थे, उन्होंने भी कह दिया यार तुमसे कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से जो चीज़ें आपके दिमाग के अंदर बनी हैं, इन्होंने आपके ब्रेन के अंदर एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया है। इसे हम न्यूरल पाथवे कहते हैं इन रेफरेंसेस को, और यही रेफरेंसेस बेसिकली आपकी लाइफ के फाइबर हैं। यानी कि आप ये समझिए कि आपके जो जीवन के धागे हैं वो ये रेफरेंसेस हैं। मैं इन्हें बार बार कहता हूँ। पहली तो बात ये है। दूसरी बात यह है कि आपके पास कुछ एक ऐसी और पेनफुल मेमोरी आ गई जहाँ से आपकी अपनी जो वर्दीनेस थी, यानी कि जो आपके लायक होने की फीलिंग थी, जो वर्दीनेस थी, वो गायब हो गई कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और हमें ये नहीं बचपन में सिखाया जाता। बचपन में क्या समझा। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज अभी मैं एक बच्चे से मिला हूँ, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो समझ लीजिएगा कि एक दिन पहले ही मैं एक लड़की से मिला हूँ। उसके फादर ने मुझे बुलाया। वो 17 साल की 18 साल की लड़की है, ठीक है ना।
वह पूरी तरह से उन बेकार के कंटेंट को कंज्यूम कर रही है यूट्यूब से, जो उसको नहीं करना चाहिए इस उम्र में। कमाल की बात है कि उन लोगों के बीच में या उन लड़के लड़कियों के बीच में वो जा बैठती है जो उसको उसके जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। वो उन कंटेंट को बनाने की बात कर रही है जो उसको उसकी लाइफ को कहीं नहीं ले जाएंगे, सिवाय इसके कि कुछ एक लोग लाइक मिल जाए, कुछ एक लाइक मिल जाएंगे किसी वेबसाइट पर या किसी सोशल साइट पर। लेकिन उसने मना कर दिया है कि वो किसी घर के काम को सीखे, उसने मना कर दिया है कि किसी बढ़िया एजुकेशन को ले, और वो पूरी तरह से एक कन्फ्यूज़न में जी रही है। उसे लगता है कि दूसरा वर्ल्ड वो है जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और जो उसकी फैमिली उसको देना चाह रही है वो उसे लेना नहीं चाहती। जब मैंने उससे बात करी तो मुझे पता चला कि ऐसा मुझे लगा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो विद ड्यू रेस्पेक्ट, पर मुझे ऐसा लगा कि कंप्लीट विचार बिखर चुके हैं। उसके पास कुछ नहीं है बताने के लिए, सिर्फ एक जिद है। मैंने उसको समझाने की कोशिश करी कि आप अब किस लक्ष्य पर पहुँचना चाहते हो। तो इसके बाद ऐसा लगा कि जैसे मानो वो मुझसे ही गुस्सा कर रही है कि भाई तुम कौन होते हो लक्ष्य पूछने वाले। पता है इसका एक बड़ा कारण क्या हो रहा है, हमने अपने जीवन में जो बदलाव किया ना वो बड़ी तेज़ी से किया है। हमारी जो जेनेटिक जो ग्रोथ हो रही थी वो बड़ी जगह पर हो रही थी जहाँ पर हम खानदानों में रहा करते थे, जहाँ हमारे पास समझाने वाले, हमें धमकाने वाले, हमें प्यार करने वाले, नई कहानियाँ सुनाकर हमें एजुकेशन देने वाले लोग हमारे साथ हुआ करते थे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अब से 40 साल पहले की लाइफ को देखता हूं, 50 साल पहले की लाइफ को देखता हूं, जहां पर मैं अपनी पूरे के पूरे कॉन्शियसनेस को के साथ उसे याद कर रहा हूं, तो मैं देखता हूं कि वहां पर एक बच्चा है जो मैं हूं, और वो बहुत सारे लोगों के बीच में है। वो लोग सारे के सारे अपने हैं, ठीक है ना, वो लोग अब नहीं हैं। लेकिन वहाँ पर मैं देखता हूँ तो वहाँ पर हमारे फादर के ब्रदर्स हैं, उनकी सिस्टर्स हैं, कजन्स हैं, और गांव के लोग भी इस तरह से बात कर रहे हैं कि मानो वो हमारी फैमिली ही है। कोई वहाँ पर प्रेजुडिस नहीं है, कोई वहाँ पर आप कह सकते हैं सनक नहीं है, और उनमें हमें पलने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेसिकली एक चीज़ आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट आती है, वो है संस्कार, जिसको हम वैल्यूज़ कहते हैं। और वहाँ पर हमारे पास क्या आती है, कोर वैल्यूज़, जिसको आजकल पढ़ाया जा रहा है। तो ये कोर वैल्यूज जो हमारे ब्रेन के अंदर रेफरेंस बना लेती हैं, यही बेसिकली हमें गाइड करते हैं लाइफ में। याद रखिएगा, जब हम आगे बढ़ते हैं तो यही वैल्यूज हमें गाइड करती हैं। बेसिकली जो हमारा वैल्यू सिस्टम है ये हमारे लिए कॉम्पैस है, ये हमारे लिए गाइडिंग फोर्स है कि तुम्हें क्या करना है। वैल्यूज़ का मतलब होता है कि आपके दिमाग के अंदर ये पड़ा हुआ है कि आपके लिए क्या चीज़ बेकार की है और क्या चीज़ आपके लिए काम की है। जो बेकार की चीज़ है आपकी वैल्यू का ये एक्शन ये बताता है कि इसकी तरफ मत जाइए, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसकी तरफ हमेशा चलते रहिए, क्योंकि वह आपके लिए ज़रूरी है। और वो जो कोर वैल्यू हैं उसमें आपका खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। जब भी हम दुखी होते तो लोग समझाते थे भाई तुम दुखी क्यों हो, ठीक है ना। अगर हम फेल हो जाते तो हमें हमेशा मोटिवेट करते थे, ठीक है ना। अगर हम कोई गलती करते थे, नेचुरली करते तो हमें एक गाइड मिलता था वहाँ, न कि ताना मारने वाला। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। आजकल हमारे दिमाग के अंदर ये गार्बेज इसलिए भी भर रहा है कि हमारे पास गाइड नहीं है, और जो हमारे गाइड हैं वो गाइड की तरह नहीं, वो एक मैकेनिकल पार्ट बन चुका है, एक प्लास्टिक का संसार बन चुका है। फॉर एग्जांपल हमारे टीचर्स, अब टीचर्स के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो टेक्निकल और लीगल, और आप कह सकते हैं कि इस तरह से बन गए कि भाई आप इसको कुछ नहीं कहेंगे बच्चे को, आप अपना कोर्स पूरा करेंगे। बच्चे आपको अगर पीछे से चौक भी मार दे बैठे हुए तो आप कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है ना। मैं एक टीचर को जानता हूँ, उसने कहा कि साहब मेरे पास एक छोटी सी कार है, एक छोटा सा मोबाइल है, और मेरी जो क्लास में है सारे के सारे करोड़पति अरबपति के बच्चे हैं। मेरी मजाक बनती है, मतलब मैं उन्हें क्या पढ़ाऊंगा और क्या उनके अंदर पात्रता होगी और क्या वो लेकर मुझसे जाएंगे जब मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरी कार की मजाक बनाई जाती है जब मैं उतरता हूँ, मेरे मोबाइल की मजाक बनाई जाती है, मेरे हेयर स्टाइल की मजाक बनाई जाती है। तो खुद सोचिए कि हम किस डायरेक्शन में किन वैल्यूज़ को लेकर जा रहे हैं। मेरे समय में मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अभी भी वो टीचर याद हैं जिन्होंने मुझे ये कहा कि तुम कुछ कर सकते हो, और ये भी याद है कि अगर गलती करिए तो कैसे थप्पड़ उन्होंने मारे, कैसे उन्होंने मुर्गा बनाया है। तो ये कहने का मतलब है कि इस चीज़ को हम थोड़ी देर के लिए लेते हैं। तो पहली चीज़ है कि जो आपके पास जो फाइबर है वह है आपके रेफरेंसेस से आता है, और रेफरेंसेस अगर आपके पास नेगेटिव हैं, पेनफुल हैं, और वहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, तो समझ लीजिएगा कि आपकी जो जो लाइफ है वहाँ पर भी आप कोई मीनिंग ज़्यादा नहीं ढूंढेंगे। वहाँ पर एक मीनिंग तो मिल सकता है कि आप सिर्फ पावर सीकर बन सकते हैं।
पावर सीकर बन सकते हैं, यानी कि आप पावर के भूखे हो सकते हैं। मैं एक चीज़ और भी बताना चाह रहा हूँ। मैं कई बार पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि आज ये जो बच्चे कर रहे हैं या आज ये क्लटर को लेकर आपको आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आज एक बात बताइए कि आप अपने सोसाइटी में अपनी जनरेशन को क्या चीज़ मीनिंगफुल दे रहे हैं? क्या ऐसी चीज़ है जो आप बेहद मीनिंगफुल दे रहे हैं? क्या आप उनके पास पढ़ने की कोई आदत है? क्या कि वो खूबसूरत ऑटोबायोग्राफीज़ को पढ़ें, वो साहित्य को पढ़ें, वह उन कैरेक्टर्स को पढ़ें जिन्होंने मुसीबतों में अपने आप को खड़ा करना सीखा है? यानी कि उनके पास ऐसा कोई भी रेफरेंस नहीं है सिवाय उनके मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के चीज़ों को बताने के। और इन रेफरेंसेस की कमी है, जिसके कमी के कारण हमारे पास जो माइंड है वो बेकार की चीज़ों से भर जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और भी आएगी कि जो आपका पास्ट है वहाँ पर एक चीज़ आती है, वो है LME। इसे मैं लोकल मॉडल एक्सेलेंस कहता हूँ। लोकल मॉडल एक्सेलेंस, याद रखिएगा, हर सोसाइटी में ये एक लोकल मॉडल एक्सेलेंस होता है। जब एक बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने चारों तरफ देखता है, यहाँ ये क्या कर रहा है ये आदमी, यहाँ ये आदमी क्या कर रहा है, ये मेरा जो सीनियर है ये कैसे इसको सिग्निफिकेंस मिल रही है, ये मेरा जो क्लास का स्टूडेंट है इसको कैसे सिग्निफिकेंस मिल रही है, और यहाँ से ये अपने वर्ल्ड को क्रिएट करता है। ये बात समझने की कोशिश करिएगा। जब ये बच्चा होता है तो इसके पास लॉजिक नहीं होता, क्या अच्छा है क्या खराब है, ये गुड और बैड में कभी डिफरेंस नहीं कर पाता, क्योंकि ये मोरली तर्क पर नहीं आता है, यानी कि मोरली लॉजिक्स नहीं लगाता है बच्चा। वो सिर्फ अपने वर्ल्ड को उस तरह से भर रहा होता है जिसको हम मेमोरी मेकिंग कहते हैं, यानी कि जो भी उसके चारों तरफ हो रहा है उसे वो लेता है, लेकिन वहाँ एक चीज़ को लेता है, क्योंकि बचपन में हमेशा जब बच्चा बड़ा होता है वो एक चीज़ को जीता है, वो है कि वो रिवार्ड्स और पनिशमेंट को जीता है। इसे यूँ समझिए कि जब आपका बच्चा बड़ा होता है और उसने एक दिन देखा कि उसने होमवर्क नहीं किया, वो क्लास में गया और क्लास टीचर ने कहा किसी दूसरे बच्चे से कि रामू तुमने होमवर्क नहीं किया है, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? तो वो कहता है कि जी मेरे पापा बीमार थे, भले वो बीमार नहीं थे। और अचानक टीचर कहती है ओके ओके। तो अब ये छोटा सा बच्चा दूसरा कहता है कि अगर झूठा बोला जाएगा तो यहाँ पर रिवार्ड मिलेंगे। समझ गए मेरी बात? एक छोटी सी घटना है, लेकिन ये इसी तरह से हमारे जीवन का जो रेफरेंस बनता है वो इसी तरह से बनता है कि यहाँ पर जो रिवार्ड मिल रहे हैं किस आदमी को मिल रहे हैं। मेरे ज़माने में जब मैं अपने रिवार्ड्स को देखता था तो मेरे स्कूल में जो चैंपियन लड़का होता था, जो पढ़ाई में भी अच्छा होता था, जो दौड़ भी लगाता था, जो क्रिकेट भी खेलता था, जो NCC भी करता था, उसे एक चैंपियन का रिवार्ड दिया जाता था और वो एक रोल मॉडल हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कई बार बच्चे ये कहते हैं कि जी मैं बहुत पढ़ता हूँ तो मुझे अलग थलग कर दिया गया ग्रुप से और मैं ग्रुप के बाहर रहकर डिप्रेशन में चला गया हूँ कि बिकॉज नोबडी लाइक्स मी। तो वो ये कहते हैं कि अगर तुम्हें इस ग्रुप में आना है तो आपके पास ऐसी बाइक होनी चाहिए, ऐसे ब्रांडेड T-शर्ट होनी चाहिए, ये आपके पर ब्रांडेड मोबाइल होना चाहिए, आप इस तरह से बोलें और उसी तरह के बिहेवियर मुझे करने पड़ेंगे। यानी कि अब इस बच्चे को जहाँ रिवार्ड मिल रहा है वो रिवार्ड देखना पड़ेगा, जहाँ उसको पनिशमेंट मिल रहा है वह भी देखना पड़ेगा। तो जो हमारे माइंड की जो गार्बेजिंग शुरू होती है वो बहुत पहले शुरू हो जाती है। आप ये समझिए कि 3, 4, 5 साल में जो चीज़ें घट रही है उसके साथ वहाँ से गार्बेज आना शुरू हो जाता है। फिर भी यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली चीज़ है वो है पेनफुल पास्ट, यानी कि आपके पास हो सकता है कोई पेनफुल मेमोरी पड़ी हो, यह आपके लिए एक गार्बेज है, इसे जल्दी से जल्दी निपटाइएगा। इसके भी तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास कोई जो लोकल मॉडल एक्सेलेंस आपका रहा है वो बहुत ही नेगेटिव रहा है, जहाँ पर आपने देखा है कि उन लोगों को रिवार्ड मिला है जो अच्छा काम नहीं कर रहे थे। जैसे हम विलन में किसी मूवी में किसी विलन को दिखाते हैं ना कि उसके पास एक बड़ा स्विमिंग पूल है, उसके पास बड़ी कारें हैं, उसके गले में चेन है, ठीक है ना। तो बच्चा कहता है कि फिर यही तो लाइफ मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए इतना रिवार्ड्स अवेलेबल है। ये हमारे गलत रेफरेंसेस हैं हमारी सोसाइटी को देने के लिए, पर आप कहेंगे कि इससे अब बचें कैसे। तीसरी चीज़ है कि वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंडम ओपिनियंस। इसको ले लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हमें कोई भी रैंडम ओपिनियन देता रहता है चीज़ों के लिए, और ये चारों तरफ से हमारे पास एक बम्बार्डमेंट हो रहा है विचारों का
ये रैंडम ओपिनियन बेसिकली थोड़े दिन बाद हमारे पास फैक्ट की तरह बन जाती हैं, और ये फैक्ट बेसिकली हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, और ये बिलीफ सिस्टम बेसिकली फिर हमारे सारी की सारी लाइफ को चेंज करना शुरू कर देता है। अब रैंडम ओपिनियन का मीनिंग क्या है? अब यूँ समझिएगा, यहाँ पर आप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप हैं और ये आप हैं और ये आपका माइंड है यहाँ पर, और ये पूरा वर्ल्ड यहाँ से आपको चीज़ें दे रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इस वर्ल्ड ने कहा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 4-5 चीज़ें दी जाती हैं। पूरा वर्ल्ड आपको 4 चीज़ें देता है। पहली चीज़ समझ लीजिए, 5 नहीं 4 हैं। पहली है यूनिवर्सल ट्रूथ। आपका वर्ल्ड कहता है कि देखो भाई, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, तो इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप इस जानकारी को लेते हैं तो आप अपने आप को रिसोर्सफुल बनाते हैं कि ये जानकारी मैं कभी फिजिक्स पढ़ूंगा या कुछ और पढ़ूंगा तो उसमें काम आ जाएगी, ठीक है ना। या 2 और 2 4 होते हैं, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मेरे लिए भी होगा, आपके लिए भी। इस पर हम कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे अंदर कोई मेंटल गार्बेज क्रिएट करता है। तो पहली चीज़ है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कोई मेंटल गार्बेज पैदा नहीं करता। दूसरी चीज़ है आपके साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट है कि मतलब ये गाड़ी कैसे चलती है, ठीक है ना, ये न्यूटन का लॉ कैसे काम करता है, और इसके पर भी बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक फैक्ट हैं जो प्रूव हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि इस साइंटिफिक फैक्ट को भी आप गार्बेज की तरह भी ले सकते हैं और गार्बेज की तरह नहीं ले सकते। आपको ये देखना है कि आपके पास गूगल पर चारों तरफ बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो साइंटिफिक फैक्ट बन चुकी है, पर उसका आप करेंगे क्या? जीवन में याद रखिएगा, आपको सिर्फ यही नहीं देखना है कि आपको क्या चाहिए, आपको ये भी देखना है कि क्या नहीं चाहिए। यानी कि अगर आप सारी नॉलेज को अपने आप कंज्यूम करना शुरू कर देंगे तो आप बेसिकली अपना पेट हाजमा खराब कर देंगे। हमारे समाज में एक गड़बड़ हो रही है, हम बहुत सारे लोगों को हाइपोकॉन्ड्रिया के शिकार होते हुए देख रहे हैं। अभी एक ऐड भी चल रहा है फेसबुक पर, हाइपोकॉन्ड्रिया होने से बचे। तो हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब है कि आप अचानक ये लगता है मैं इस चीज़ का बीमार तो नहीं है, मुझे कैंसर तो नहीं है, मुझे ये तो नहीं हो गया, मुझे ये तो नहीं हो गया। आप क्या करते हैं? बेसिकली आप जरा सी प्रॉब्लम आती है, उस सिम्टम को आप गूगल करना शुरू कर देते हैं, और गूगल आपको इतना अंदर तक ले जाता है, इतना अंदर तक ले जाता है, और वो कुछ आपको फैक्ट देता रहता है। यद्यपि उनमें से कुछ साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो आप उस साइंटिफिक फैक्ट को मत लें ऐसे को, क्योंकि उसकी अभी आपको आवश्यकता नहीं है। भाई मैं NLP पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, और NLP पढ़ाता हूँ तो मैं निश्चित रूप से NLP की बात करूँगा, माइंड की प्रोग्रामिंग की बात करूँगा, माइंड की क्वालिटीज़ की बात करूँगा, क्या क्या स्टेप्स हैं उसे ठीक करने के, ये बात करूँगा। अब ऐसे में मैं क्या बात करूँगी आँखों का ऑपरेशन करने के लिए क्या क्या साइंटिफिक फैक्ट मुझे चाहिए, जब मुझे वो काम करना ही नहीं है, ठीक है ना। उतनी जानकारी मुझे चाहिए कि बस आंखों से कैसे देखें और उसको कैसे हेल्दी रखें, लेकिन अंदर तक जाना है अगर मुझे बहुत, तो वो मेरे लिए काम का नहीं रहेगा। तो साइंटिफिक फैक्ट भी आप उस तरह से लें कि वो आपके लिए गार्बेज ना बने। तीसरी चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए गार्बेज क्रिएट करती है, वो है जनरल रैंडम ओपिनियन। जो रैंडम ओपिनियन कह रहा था, दुनिया आपको पैसे की ओपिनियन दे रही है, पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, ठीक है ना। फिर आप दूसरे आदमी को सुनते हैं, फिर आप तीसरे आदमी को सुनते हैं, फिर आप चौथे आदमी को सुनते हैं, यार मेरे से पैसा नहीं कमाया जा रहा, और एक दिन आपका ये रैंडम ओपिनियन थॉट बन जाता है। थॉट बनने के बाद अब धीरे धीरे ये रीइंफोर्स्ड होकर आपके बिलीफ का रूप ले लेता है, और ये बिलीफ बस आपको रोक देता है फिर, क्योंकि अब आपका जो इंटरनल वर्ल्ड है वो क्या कह रहा है कि पैसा नहीं आसानी से कमाया जाता। चलिए पैसे की बात तो आप कमा सकते हैं कि भाई आपको सरकारी नौकरी लगी। अगर किसी ने कह दिया कि ये बीमारी XYZ है, ठीक है ना, ये ठीक नहीं होती, ये लाइलाज है, और ये एक बार सुना, फिर दूसरी बार सुना, फिर अचानक एक डिस्कशन चल रहा था उसमें सुना, फिर एक दिन और कोई चीज़ आपने सुन ली, और अचानक ये बिलीफ आपका स्ट्रॉन्ग बन गया, और अब आपके पास ये बीमारी मान लेते आ गई है, तो आपका पहला थॉट क्या आएगा? ये ठीक नहीं होगी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि यार मैंने एक किताब में पढ़ा है, और वो किताब मेरे पास बहुत सारी हैं, कि हमारी इम्यूनिटी कैंसर को ठीक कर सकती है, यानी कि हमारी बॉडी कैंसर को ठीक कर सकती है। कैन यू बिलीव कि लोग लड़ पड़ते हैं मुझसे। आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? मानो मैंने कोई बहुत बड़ी बात, गलत बात कह दी है। होना तो इसका उल्टा चाहिए था कि लोग अगर ये कहें कि कैंसर लाइलाज है तो लोग लड़ें। लेकिन याद रखिएगा, माइंड ऐसा कंडीशनड हो चुका है, इतनी कंडीशनिंग हमारी माइंड की हो जाती है कि हमें यही नहीं पता होता है कि हम किस बात को डिफेंड कर रहे हैं और किस बात को हम ऑफेंड कर रहे हैं। यही आम आदमी की खास बात है, ठीक है ना, कि वो उसे यही नहीं पता होता कि किस बात को हम ऑफेंड कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। और चौथी चीज़ होती है प्रीसपोजिशन।
परिसपोजिशन। परिसपोजिशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप करके देख लें। कोई आदमी आपसे कह रहा है कि रैंडम ओपिनियन उसने दी कि भाई ये ऐसे होता है, तो एक बार करके देख लेते हैं, अगर वो हो जाएगा तो वो बिलीफ बन जाएगा। कोई आदमी मुझसे कहता है कि यहाँ से सीधा रास्ता जयपुर जाता है, चल के देख लेते हैं। तो अब अगर मैं चल के जयपुर पहुँच गया हूँ तो ये मेरे लिए बिलीफ बन गया, ठीक है ना। अब मुझे डिटूर करके क्या जाने की ज़रूरत है जयपुर। इस तरह से हम इन चारों चीज़ों में बेसिकली आपको ये देखना है कि आपको इससे बचना है। तो अगर आप अपने आप को डीक्लटर करना चाहते हैं आज, तो पहली चीज़ है कि हाउ टू डीक्लटर योरसेल्फ, ठीक है ना, हाउ टू डीक्लटर। और जब हम डीक्लटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, माइंड को कैसे डीक्लटर करें, नंबर 2, हार्ट को कैसे डीक्लटर करें, और नंबर 3, आप फिजिकल यानी कि बॉडी को डीक्लटर कैसे करें। क्योंकि ये तीनों एक ही जगह है। हार्ट का मतलब यहाँ है, वो भी बॉडी है। हार्ट का मतलब है कि जो हमारा इमोशनल सेंटर है, तो हम इसको इमोशनल सेंटर कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ पर विजुअल्स हैं, यहाँ पर ऑडियोज हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारी फीलिंग्स हैं, सेंसेशंस हैं, और ये हमारा हार्ट है, ये हमारा इमोशनल सेंटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 3 तरह से बटे हुए हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भाई माइंड से डीक्लटर कर लो, तो क्या करो कि भाई पेनफुल मेमोरी हटा लो। बिल्कुल हट सकती है NLP से। तो आप माइंड में पड़ी हुई जितने भी विजुअल से इनको हटाइए, ठीक है ना। पहला काम करना है कि हाउ टू डीक्लटर। माइंड को अगर डीक्लटर करना है तो यहाँ पर 2-3 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप NLP न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसी टेक्निक का यूज़ करें। और आप कहेंगे कि सर इसकी कोई वर्कशॉप दे दीजिएगा, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वर्कशॉप, जिसमें मैं आपको इन टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। उनके लिंक्स मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। उन लिंक्स को एक बार देख लीजिएगा। वो एक भी वर्कशॉप हो सकती है आपके लिए, 2 भी हो सकती हैं, ठीक है ना, और वो फ्री भी हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने माइंड को डीक्लटर करें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब हमारा माइंड के अंदर जितने भी बेकार की पेनफुल मेमोरी हैं, हम उन्हें NLP से हटा लेते हैं, और टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन एक चीज़ और भी देखी गई है कि इस करीब पिछले 30 सालों में हम अपने ब्रेन की सेल को डीजनरेट कर रहे हैं। ब्रेन डीजनरेट, इसको हम न्यूरो डीजनरेटिव सिचुएशन कहते हैं। न्यूरो का मतलब है न्यूरॉन्स, यानी कि हमारे पास 2 सेल अगर ये ब्रेन की हैं तो ये आपस में जो बीच में बनाती है, इसको हम न्यूरल पाथवे कहते हैं। ये डीजनरेट हो रही है आजकल। जब ये डीजनरेट होती है तो यहाँ पर आप अपने इस गार्बेज को ईजीली बाहर नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि आप और ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और ज़्यादा डिसोरिएंटेड रहते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपको अपने ब्रेन की सेल्स को भी रीजनरेट करना है। मैं यहाँ पर कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ आपको। जब भी आप अपने ब्रेन की सेल्स को रीजनरेट करना चाहें तो आपको पहला थॉट तो ये देंगे ये होती नहीं है। लेकिन 1990 में मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया कि हम इन ब्रेन सेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं और अपने जो माइंड का जो हमारा इशू है, गार्बेज है, उससे हम पीछा छुड़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो और इस टेक्निक को या इस टर्म को कहा गया है न्यूरोजेनेसिस। इसके ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, न्यूरोजेनेसिस पॉसिबल है एट द एज ऑफ इवन 80। ये मैंने पढ़ा है और वो डॉक्टर्स की किताब में पढ़ा है। तो यानी कि मैं सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी रैंडम ओपिनियन नहीं है। ये उन किताबों से मैंने रेफरेंस लिया है जिनकी काफ़ी बड़ी बिब्लियोग्राफी है, यानी कि जिन्होंने काफ़ी किताबें पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद या पेपर्स को स्टडी करने के बाद जिन्होंने ये लिखा है। उनमें 2-1 चीज़ के बारे में मैं बता देता हूँ। अगर आप न्यूरोजेनेसिस करना चाहते हैं जिससे आप क्लटर को बाहर निकालेंगे, नहीं तो ये अपने आप माइंड भरा रहेगा आपका इस गार्बेज से, तो यहाँ पर 2 काम जरूर करिएगा। 2 मैं बता देता हूँ। एक तो यह है कि आप खाना ज़्यादा ना खाएं, यानी कि जो आपकी ईटिंग फूड हैबिट है वो ज़्यादा ना खाएं। और दूसरी बात यह है कि आप गट को ठीक रखें। अच्छा, गट को ठीक रखने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपके पास गट में, यानी कि आपकी आंतों में एक पूरा माइंड है, ब्रेन है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, जब वो अपनी मदर के वूम में होता है, गर्भ में होता है, और वो धीरे धीरे जब अपने आप को डेवलप करता है, तो ब्रेन और गट दोनों एक ही सेल होती हैं, दोनों एक ही होती हैं। धीरे धीरे ये अलग होना शुरू हो जाते हैं और ये वेगस नर्व से जुड़े रहते हैं।
यानी कि आपके ब्रेन का दो पार्ट है, एक पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है और एक पार्ट आपके पेट में है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी रैंडम ओपिनियन नहीं है, ये किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और उन किताबों के नाम आप कह सकते हैं, माइंड एंड गट कनेक्शन है, फाइबर फ्यूल्ड है, 10% ह्यूमन है, सुपर गट, गुड गट है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो बेसिकली गट और माइंड एक ही होते हैं। शुरू में गट एंड ब्रेन दोनों एक ही होते हैं, धीरे धीरे वो अलग दिखाई देने लगते हैं। एक चीज़ पेट के अंदर आ जाती है, नीचे आ जाती है, और एक चीज़ यहाँ पर आ जाती है, ठीक है ना। ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं वेगस नर्व के द्वारा, और ये वेगस नर्व टू वे हाईवे है। ये आपके गट की बात माइंड को बताती है और माइंड की गट को। अच्छा, मैं एक बात और भी बता रहा हूँ कि अगर माइंड एंड गट कनेक्शन को भी आप हील करना चाहते हैं तो उसकी वर्कशॉप भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उस वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। ये तो रही एक पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि पिछले 70 सालों में हमने अपने माइंड को डिजनरेट इसलिए किया है और गार्बेज की प्रॉब्लम हमें इसलिए आ रही है क्योंकि पिछले 70 सालों में हमने दो चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। एक, हमारे पास खाना बहुत ज़्यादा हो गया है, और एक, हमारी मेहनत कम हो गई है। तो जब आप अपने गट को ठीक करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर एक केमिकल निकलता है, वो है BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। अगर ये कमी निकल रही है तो आप समझ लीजिए अल्जाइमर, पार्किंसन, नींद की कमी, गुस्सा, माइग्रेन जैसी बीमारियां आपको आ जाएंगी जो ब्रेन ओरिएंटेड है। और अगर आपका BDNF बढ़िया निकल रहा है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर बढ़िया तरीके से रिलीज हो रहे हैं, तो आप इनसे बच जाएंगे और आपकी ब्रेन सेल मरने से बच जाएगी। अब सवाल उठता है कि BDNF को कौन डिसाइड करता है या कौन रिलीज़ करता है। उन्हें रिलीज़ करता है आपका माइंड एंड गट कनेक्शन, यानी कि माइंड और गट के बीच में कैसा रिश्ता है। माइंड किस तरह से गट को कह रहा है कि तुम ये काम करो, और गट किस तरह से माइंड को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मेरे साथ ये चैलेंज या अच्छी चीज़ें ये हैं। और इन दोनों के जो कनेक्शन है वो वेगस नर्व के द्वारा ये तय करता है कि आपके गट के जो बैक्टीरिया हैं वो BDNF क्रिएट करें। अगर आपका माइंड और गट कनेक्शन ठीक नहीं है, मान लेते हैं आप स्ट्रेस में हैं, मान लेते हैं आपको तनाव आ जा रहा है, तो तनाव याद रखिएगा यहाँ नहीं है, वह वेगस नर्व के द्वारा आपके गट के जो सेंसर हैं जो हार्मोन निकालते हैं उन तक पहुँच चुका है, और वो इमीडिएटली नेगेटिव हार्मोन निकाल देंगे। और नेगेटिव हार्मोन आपके गट के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा जहाँ पर अच्छा खाना होने के बावजूद भी आपको खाना नहीं लगेगा। और इससे भी बड़ा नुकसान ये होगा कि ये बेकार के जो हार्मोन या केमिकल अब रिलीज हो रहे हैं आपके गट से, जो कि आप यहाँ पर स्ट्रेस में हैं, वह एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे नेगेटिव आपके गट बैक्टीरिया के लिए कि वो जो उनको विटामिन बनानी थी, उनको जो बहुत बढ़िया BDNF क्रिएट करना था, शॉर्ट चेन फैटी एसिड क्रिएट करना था, जो आपके लिए अमृत है, वो नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि सोचिए कि गट पूरी तरह से कंट्रोल किससे हो रहा है, माइंड से। तो इसका मतलब है कि माइंड एंड गट को ठीक करने के बाद ही ये डिक्लटर होगा। दूसरी बात है यहाँ पर इमोशनल सेंटर्स। हमारे पास कई बार घटना इस तरह से घटती है कि हम बहुत सारी इमोशंस के शिकार हो जाते हैं। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, ठीक है ना, अपने ही पार्टिसिपेंट से, तो उनका कोई ब्रेकअप हुआ है, किसी रिश्ते में थी वो लेडी, उनका जो ब्रेकअप हुआ, तो ब्रेकअप के बाद शी इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर किड्स। वो अपने करियर को, अपने किड्स को पूरी तरह से भूल गई है, और बस उसी जिनके साथ उनका एक रिलेशनशिप डेवलप हुई थी, एक्स्ट्रा मैरिटल ही है, वो उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई कि वो अपने करियर को भी तबाह करने के लिए बैठी। और इवन जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि मैं सुसाइड करने की सोच रही हूँ। मैंने कहा इससे आपको मिलेगा तो कुछ नहीं। सवाल यह है कि हम लोगों को ये नहीं पता है कि अचानक हम एक ऐसे वर्ल्ड में आ चुके हैं जहाँ पर हमारे पास बहुत सारी दोस्ती, बहुत सारी फ्रेंडशिप अवेलेबल है, लेकिन उसमें हमें ये नहीं सिखाया गया कि ये फ्रेंड छोड़कर भी जा सकता है, उसके पास बहुत सारी लिबर्टी है या स्वतंत्रता है, और हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं। उस अटैचमेंट में हम इसलिए होते हैं क्योंकि हम अब ख़ानदानों में नहीं रहे, उन बड़े ख़ानदानों में जहाँ से हमें एक दूसरे से बॉन्ड अटैचमेंट रहता था। और कोई आदमी अगर हमें छोड़ के भी जा रहा तो हमारे पीछे पूरी की पूरी एक सेफ्टी नेट होता था, यानी कि एक पूरा वर्ल्ड होता था संभालने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। नहीं, मैं और मेरी मैं और मेरे पति का वर्ल्ड है ये,
वहाँ पर न माता है, ना पिता है, ना दादा है, ना दादी, तो छोड़ दीजिएगा, नाना नानी तो कभी आ गए तो किसी पार्टी में मिल गए, बस वो एक वर्ल्ड हो गया। उस वर्ल्ड में अब आपके पास एक बच्चा आ गया, उस बच्चे के पास कोई रेफरेंस नहीं है कि वो आपकी बुआ के साथ कैसे बिहेव करेगा। आपकी नानी जो कहानी सुनाती थी उस बच्चे को नहीं मिल रही, आपकी मौसी जो कहानी सुना रही थी वो नहीं मिल रही, तो उसका वर्ल्ड तो कंप्लीटली एक सिकुड़ा हुआ वर्ल्ड है। अब सिकुड़े हुए वर्ल्ड में हमारी ज़रूरत क्या है कि हमारे पास हार्ट है और हार्ट को नई नई इमोशन चाहिए। तो एक दिन उसको किसी से प्यार होगा, जब प्यार होगा तो इतना होगा कि वो, चूँकि उसकी नीड वहाँ से पूरी हो रही है इमोशन की, तो वो एकदम से यहाँ पर इस इमोशन सेंटर को भर लेगा। लेकिन एक दिन उसका ब्रेकअप होगा, ब्रेकअप होते वो कहता है कि यहाँ से ये खाली हो गया, और एकदम से वो ऐसा प्रॉब्लम आती है कि लोग पढ़े लिखे अपने आप को कह रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन है, पर जब वो रोते हैं तो ऐसे रोते हैं कि मानो उनके वर्ल्ड में कितनी कमी है और कितना खालीपन है। याद रखिएगा, जब हम इस खालीपन में जीते हैं तो बेसिकली हम अपने हार्ट सेंटर को एब्यूज़ करते हैं। यह हमारा हार्ट सेंटर भी पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि कूड़े से भरा हुआ है। अब आपका सवाल है कि हार्ट की कौन सी ऐसी इमोशन है जो कूड़े की तरह भरी पड़ी है? भाई वहाँ पर भरा पड़ा है आपका पैसिमिज्म, जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है। नेगेटिव विचार आपके 70,000 में से 40,000 नेगेटिव थॉट को रोजाना आते हैं, जो 30 पॉजिटिव भी आते होते हैं उनका पता नहीं, वो भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है ना। बचपन में कोई एब्यूज़ होगी तो आपके पास अनवर्दीनेस की फीलिंग आ गई, आपके पास इमोशनल भावनात्मक जहर भरा पड़ा है, इमोशनल पॉइजन हमारे साथ भरा पड़ा है, जीलसी भरी पड़ी है, गुस्सा सबके पास पड़ा हुआ है। क्योंकि हमारा ब्रेन डीजनरेट बचपन से हो रहा है, हम इस तरह के बेकार का खाना खा रहे हैं, सिर्फ इमोशन से थोड़ा ही आपका ब्रेन क्लटर से भरा पड़ा है। जो आपका खाना है वो भी तो आपके ब्रेन को डीजनरेट कर रहा है। जब ब्रेन डीजनरेट हो रहा है तो उसे सोचने का पता ही नहीं है, हर चीज़ को वो गलत ले सकता है, हर अपॉर्चुनिटी को आप क्राइसिस बना सकते हैं भाई। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपके पास है, यहाँ पर रिवेंज नहीं होना चाहिए। तो रिवेंज की जगह आप फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करना शुरू करें। और आपका अगर थ्रेशोल्ड इतना कम हो गया टेम्परामेंट का कि छोटी छोटी बातों पर ही आप मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो भाई आपका तो हार्ट तो भर चुका है इन बेकार की इमोशन से, और ये इमोशन एक दिन इस हार्ट को बैठा देंगे। लोगों को फॉरगिव करने के लिए भी अब तो वर्कशॉप करनी पड़ रही है। सर फॉरगिवनेस की वर्कशॉप करा दो, मैं लोगों को फॉरगिव कर दूं। भैया कैसे काम चलेगा? सोचिएगा, पहले आप कितनी चीज़ों को फॉरगिव करते थे जब आप एक उस माहौल में रहते थे। 4 लोगों ने, 2 लोगों ने आपको कुछ 2 बातें कह दी, दूसरे के पास बैठकर आप हंस लिए। अब चक्कर यह है कि दुनिया तो आपको कह रही है कुछ ना कुछ, लेकिन कहाँ बैठकर हंसें, किसके साथ अपने विचारों को शेयर करें, आपके पास है ही नहीं। कई बार मेरे पास लोग पता है कि किस तरह से आते हैं, वो पूरे 1 घंटे की वर्कशॉप काउंसलिंग के पैसे देते हैं, एंड आई चार्ज वेरी हाई समटाइम्स। वो ये कहते हैं कि सर आप मुझे मत बताओ कि आप क्या कौन सी टेक्निक लगेगी, आज फिर सिर्फ मेरी बात सुन लो। यानी कि दे वांट मी टू लिसन, यानी कि उनके पास वो भी आदमी अब नहीं रहा कि जो उनको सुन सके। हमें आजकल, याद रखिएगा, हमें आजकल लिसनर चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। कोशिश करना कि मैं आपके दुखों को सुनूंगा और बस इसी के ऊपर आपका टाइम बुक होता रहेगा। ध्यान इतना रखना है कि जब आप सुने तो ज़्यादा एम्पैथी ना रखें, पता चला आप ही उस बीमारी के शिकार हो गए। यहाँ पर पहली चीज़ है फॉरगिव करना शुरू करें। दूसरा, हमारा जो बेसिक काम है या बेसिक नेचर है हमारी, वो है लव एंड एप्रिशिएशन की। यानी कि लोगों को आप एप्रिशिएट करें, कंपैशन, करुणा की भावना रखें, प्यार, खुद से भी प्यार करें, चीज़ों से प्यार करना सीखें, दुनिया से प्यार करना सीखें। ये इतना ईजी नहीं है, क्योंकि हमने प्यार को सिर्फ और सिर्फ एक इस तरह की इमोशन बना दी है जो किसी रिवार्ड के तरह होना चाहिए। यानी कि किसी चीज़ से ये होगा तो मैं तुम्हें प्यार करूँगा, अनकंडीशनल नहीं है। यानी कि ये कंडीशन पूरी होगी तो हम प्यार करेंगे, तुम ये होमवर्क करोगे तो तुम्हें प्यार मिलेगा। आई विल लव यू इफ़ यू वर्क कंप्लीट योर होमवर्क। ये कई बार मदर कहती हैं, आप क्या कर रहे हो भाई। यानी कि कंपैशन भी आपने तो बार्टर बनाकर रख दिया है। तीसरी चीज़ है जो आपके हार्ट में होनी चाहिए, वो है ग्रेटिट्यूड, आभार की फीलिंग। ठीक है ना, आपको पानी मिल रहा है, आपको हवा मिल रही है, आपको रहने की जगह मिल रही है, आपको सांस मिल रही है। बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं है। आपको परिवार मिला, आपको शरीर मिला, आपको सोचने की क्षमता मिली, आपको डिसीजन लेने की पावर मिली, आप अपने तरह से अपने दिन को चला सकते हैं। अभी भी 2-4 प्रॉब्लम आपके पास हैं, आज पैसा नहीं है, किसी ने दिल तोड़ दिया, चलो ये तो आप टेम्परेरी है, पर इतनी चीज़ें परमानेंट आपको मिल रही है। कभी आपने सोचा है
कि मैं आज इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि कितनी चीज़ मुझे मिल रही। जैसे आप ऐसे करते हैं तो आपका जो इमोशनल गार्बेज है वो खाली होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास जब भी हम किसी के प्रति शिकायत रखते हैं, अपने लिए रखें या दूसरों के लिए रखें, तो वहाँ पर इसलिए रखते हैं कि हम स्कार्सिटी के विक्टिम बन जाते हैं, हम कमी के पीड़ित भाव को जीते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पर आपको चौथी जो इमोशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है अबंडेंस की। इस यूनिवर्स में सब कुछ है अबंडेंस में, बस शर्त ये है कि आपको देखने का नज़रिया बदलना होगा। जो आपका ऑब्जर्वर इफेक्ट है वह उन चीज़ों को देखे जो आपके लिए अबंडेंस में है, और जैसे ही आपसे देखना शुरू करेंगे तो आपका जो हार्ट कॉन्शियसनेस है या हार्ट की जो गार्बेजिंग हुई पड़ी है वह ठीक होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद बचती है आपकी बॉडी। याद रखिएगा, बॉडी को जब भी आप गार्बेज फ्री करना चाहें तो इसका मतलब ये नहीं कि सर आंवले का जूस पीने से बॉडी गार्बेज फ्री हो जाएगी, नहीं। वो तो सिर्फ आपकी आंतों में कुछ एक सेंटर है उनको एक्टिवेट कर देगी, आपका पेट वेट ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत लीवर में जाएगा तो लीवर को थोड़ा सा करेगा, लेकिन अब जब हम बॉडी की बात करते हैं तो सेल्यूलर लेवल पर आपकी एंग्जाइटी पड़ी होती है, और वो एंग्जाइटी आपकी सेल पर जो पड़ती है वो आपके डीएनए को, और डीएनए के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो आपको एनर्जी देता है और आपकी जो जीन है इनको प्रभावित करते हैं। तो जो बॉडी के अंदर आपकी सेंसेशन ट्रेवल कर चुकी है आपके माइंड से और आपके हार्ट से, और वो आपकी सेल्यूलर लेवल पर जा चुकी है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी थॉट आपके पास आता ना, मान लेते हैं आपका ब्रेन है, यहाँ पर थॉट आया, या यहाँ पर आपका हार्ट आया, हार्ट पर थॉट आया, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, और ये जैसे ही कुछ भी एक डिसीजन लेते हैं, मान लेते हैं पॉजिटिव थॉट है तो वो थॉट, या नेगेटिव है, वो कोई भी थॉट है वो आपकी ग्लैंड्स पर जाना शुरू कर देता है। और ये ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन, और हार्मोन के अंदर क्या है, मान लेते हैं आप उस समय डरे हुए हैं, मान लेते हैं आप ये कह रहे हैं कि जी पता नहीं मेरा क्या होगा, दुनिया में बाहर आपने बड़ा फार्म हाउस बना रखा है पर अंदर आप कह रहे हैं कि मैं खालीपन में जी रहा हूँ, तो उस टाइम आपके हार्मोन ये नहीं देखेंगे कि आप बड़े फार्म हाउस में रह रहे हैं, उस समय आपके हार्मोन, आपके ग्लैंड ये सोचेंगे कि आप अकेलेपन में जी रहे हैं, और उसी तरह से वो एक नेगेटिव हार्मोन निकालना शुरू कर देंगे जबकि उन्हें पॉजिटिव निकालना चाहिए था। और ये हार्मोन आपकी हर एक सेल पर जाएंगे और ये सेल पर जाकर चिपक जाएंगे, अपना मैसेज देंगे, और आपकी सेल अब तक जो बढ़िया काम कर रही थी वो बढ़िया काम नहीं करेगी, अब वो बेकार काम करना शुरू कर देगी। आपकी सेल का काम है एक पॉजिटिव प्रोटीन बनाकर आपकी बॉडी को तंदुरुस्त रखे, ठीक है ना। प्रोटीन में ये है कि स्किन की प्रोटीन है कोलाजन, तो आपकी स्किन टाइट रहे, ठीक है ना। बालों की प्रोटीन है बायोटिन, तो आपके बाल बढ़िया रहे, क्लियर है ना। लेकिन इनके पास सारी की सारी ताकत है, लेकिन क्या करा कि आपने इन हार्मोन को यहाँ तक भेज दिया और सेल अपना काम नहीं कर रही है, अब वो नेगेटिव प्रोटीन बना रही है, यानी कि बालों को उनकी बायोटिन नहीं मिल रही, स्किन को कोलाजन नहीं मिल रही, आपकी इम्यूनिटी को एंटीबॉडीज नहीं मिल रहे। फिर आप क्या कर रहे हैं, बाहर की दुनिया में आप कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, अंदर की दुनिया में आप आपका जो क्लटर है, आपका जो गार्बेज है वो आपका नुकसान कर रहा है। तो सवाल उठता है कि जब हम बॉडी की बात करते हैं तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें हैं बॉडी की, मैं आपको NLP में भी सिखाता हूं कि किस तरह से आप एक एंग्जाइटी को हटाएं, लेकिन आप 2 काम जरूर करें डिक्लटर करने के लिए, ठीक है ना। 3 करें बल्कि। एक तो फूड, आप हमेशा फूड को चूज़ करें, और फूड को चूज़ ऐसा करें कि वो फूड जो खाएं वो डाइटिशियन से मत लिखवाइएगा। डाइटिशियन अपने खाने के बारे में जानता है, आपकी ग्लैंड्स के बारे में नहीं जानता कि किस खाने पर आपका पेट रिएक्ट करता है। उस फूड को खाइए जो आपको रिएक्शन ना दे। तो इसको कैसे समझेंगे, तो जब भी आप खाना खाएं 20 मिनट बाद बैठ जाएं और मुश्किल से 1 मिनट के लिए 60 सेकंड तो दे सकते हो ना, चुपचाप बैठ कर देखें कि जो आज आपने खाना खाया है उसमें ऐसी क्या चीज़ खाई है जिसमें आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। यहाँ पर आपकी माइंड और बॉडी के बीच में एक संबंध होता है, उसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। ट्रांसडक्शन का मतलब होता है कि आपकी फीलिंग अचानक यहाँ पिक्चर बना देगी और आप एकदम से कहेंगे कि यार सब कुछ ठीक था, लौकी की सब्ज़ी तो बहुत बढ़िया थी, रोटी भी ठीक है, मैंने 1.5 रोटी खाई है, लेकिन उसके बाद मैंने एक जो गुलाब जामुन खाया है एक तो ठीक था, जो दूसरा खाया ना वो गड़बड़ है। यानी कि आपको पिक्चर बन रही है, समझ गए मेरी बात। इसका मतलब है जो आपका जो इंटरनल लेवल है, इंटरनल वर्ल्ड है, वो आपको बता रहा है कि आपने क्या गलत खाया है। अगर आप इस तरह के डिसीजन ले लें, और हाँ एक चीज़ और भी कि मान लेते हैं आपके पास पहले खाना रखा है, ये कटोरियाँ भरी पड़ी आपकी थाली में,
ठीक है ना, ये चपाती है, ये पापड़ है, ये जो भी है, इसे देखो और देखकर सिर्फ 30 सेकंड के लिए सोचो और अचानक आपकी बॉडी बता दे कि इसमें से ये चीज़ छोड़ दो। इतना कुछ आपकी बॉडी के पास इंटेलिजेंस है, इतना कुछ आपके ग्लैंड्स का जानते हैं, इतना कुछ आपके पास गट के इंस्टिंक्ट आपको बताते हैं खाने के लिए। तो एक बार काम करो कि खाने से जो आपको गार्बेज मिल रहा है, मान लेते हैं आपने कहा कि ये खाना मुझे टेस्टी लग रहा है, भैया टेस्टी तो लग रहा है, लेकिन आपके पास जो ग्लैंड्स हैं जैसे वो खाने को टेस्ट करेंगे, उन्होंने निगेटिव अगर हार्मोन निकालना शुरू कर दिया तो फिर तो तबाही मच चुकी है। वो खाना तो आपको लगेगा ही नहीं लगेगा, बल्कि आपने और जहर निकाल दिया अपने बाकी गट के लिए भी। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आप हमेशा, हमारा जो बॉडी बनी है उसको एक्सरसाइज करना ही करना होता है। पता है कुछ साल पहले तक हम बहुत मेहनत किया करते थे। किसान को देखते हैं, वो पूरे दिन मेहनत करता है, पूरे दिन चलता रहता। अब वो किसान नहीं रहे, वहाँ पर भी वो नहीं रहे। बेसिकली जो हमारी जनरेशन थी पहले, पूर्वज थे, जनरेशन यानी कि पूर्वज जो थे, वो बेसिकली हंटर गैदरर थे। तो वो दिन भर हंटिंग करने के लिए भागते थे, दौड़ते थे, और उस समय वो दो काम करते थे। नंबर एक एक्सरसाइज करते थे और दूसरा वो फूड कम लेते थे। उनके पास फूड की स्कार्सिटी थी, ठीक है ना। अब पिछले 70 सालों में आपके पास एक बात हो गई है कि ये तो आपकी जीरो हो गई है, ये तो कम हो गई है, ठीक है ना। आप कहते जी नहीं, वो मैं कभी जिम करता हूँ, मैं जिम में जाता हूँ, 20 लोग नहीं होते। जहाँ पर कम से कम 10 लाख लोग रहते हैं आसपास, वहाँ पर 20 लोग नहीं होते जिम में। और वो भी जिम में भी अगर मैं गया हूँ और 1 घंटा मैंने मेहनत कर ली तो ये ज़्यादा नहीं है। कभी ये सोचो, या 2 घंटे कर ली। हमारी बॉडी बहुत सारी मेहनत के लिए बनी है, खूब पैदल चलना है, खूब काम करना है, लाइक दिस। तो एक्सरसाइज तो हमने कम कर दी और फूड हमने बढ़ा दिया। तो यहाँ पर एक काम करना, फूड की तो बात मैंने कर दी है। हाँ, एक काम करना, गार्बेज करने के लिए आप अपने जीवन में 60% से 70% ही खाना खाना। अगर आपको 4 रोटी की भूख है, 4 रोटी खानी थी आपको, तो आपको सिर्फ 3 रोटी पर रुक जाना है। और रुकने का बढ़िया तरीका है कि इन रोटियों को चबा चबा कर खाओ, तो आपकी बॉडी जो है गार्बेज फ्री रहेगी, बोझ नहीं आएगा। एक्सरसाइज जितना कर सकते हो करो। योगा बहुत अच्छी बात है, पैदल चलना बहुत बढ़िया है। और बॉडी को अगर आप करना चाहते हैं और गार्बेज फ्री, तो याद रखिएगा आपको एक समझना होगा SNS to PNS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SNS to PNS हमारे बच्चों को नहीं समझाया जा रहा, हमारे कपल्स को नहीं बताया जा रहा, हमारे सीनियर सिटीजन को नहीं बताया। SNS का मतलब है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि आपके अंदर अर्थक्वेक चल रहा है, आपके अंदर अर्थक्वेक चल रहा है, मैं क्या करूं पूरी तरह से। और यह है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब आप शांत हो जाते हैं। यहाँ पर लाइफ है, यहाँ पर आपका नरक है। अब सवाल उठता है कि इसे कैसे करें, तो यहाँ पर आप एक कुछ ना करें, यहाँ पर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। और वो डीप ब्रीदिंग नहीं है, डीप नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आप कुछ ना करें, आप अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें, आती जाती सांस को देखना शुरू करें। जब आप आती जाती सांस को देखना शुरू करेंगे तो इसे हम अपान प्राण क्रिया भी कहते हैं। इस क्रिया को आप कभी भी विज्ञान भैरव में देख सकते हैं, पहली ही क्रिया है। इसकी खास बात यह होती है कि जब आप अपने सांस को आती जाती सांस को देखेंगे, जा रही है, आ रही है, उस समय आप हजारों थॉट जो आपके पास चल रहे थे न्यूरॉन्स में, क्योंकि आपके पास 86 बिलियन न्यूरॉन है, उनमें मेमोरी भरी पड़ी है, तो वो अपनी अपनी मेमोरी दे रहे थे। पर आपने कहाँ दिमाग लगा दिया? अपने सिर्फ आती जाती सांस के ऊपर। तो कितने थॉट रह गए? एक। अब वो क्या करेंगे? इधर से थॉट आएगा, इधर से आएगा, आपका कोई काम नहीं है, उनसे लड़े मत। बस आप अपने थॉट पर रहें कि मेरी सांस कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है। कितने थॉट रह गए? अगर मैं कह रहा हूँ कि उधर 1000 थे, तो 1000 थॉट क्या कर रहे थे? क्रिएट अर्थक्वेक। और अब आपके पास कितने थॉट हैं? एक। जब एक थॉट आएगा तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी ग्लैंड शांत हो गई। जो ग्लैंड्स को शांत करने का काम है उसी को हम PNS कहते हैं। और अगर आपकी ग्रंथियाँ जो हार्मोन पैदा करते हैं, अगर वो शांत हो जाएं, तो यही सबसे बड़ा स्वर्ग है आपके लिए। इस तरह से आप अपने इस कॉन्सेप्ट को करने की कोशिश करें, डिक्लटर करते रहें। रोज़ाना लोग आपके दिमाग में, आपके पेट में, आपके कानों में बेकार की भाषा, बेकार की बातें, बेकार के बिलीफ आपको देते रहेंगे। रोज़ाना आपको इनको बाहर भी फेंकना है। धन्यवाद।